नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। अभी जैसे हमने कहा कि अगस्त की न्यूज हम आपको दे रहे हैं, 15-16 से लेकर के कंटिन्यू मिल रहा है। जो अगस्त का भी जो स्टार्टिंग वाला रह गया है उसको भी हम कवर करा देंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई बड़ा इशू नहीं है, जहां जरूरी होता है वहां इंग्लिश अब लिखते हैं, दोनों में करने की कोशिश जो है हम करेंगे आगे चल के। अभी सभी लोग मैक्सिमम लोग जुड़ने का प्रयास करिए, कम से कम जुड़ते रहेंगे। देखिए धीमे धीमे प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत सामान्य हो जाएंगी। ये एक उम्मीद में बैठे रहेंगे तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो चलो करंट अफेयर के इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इसमें 22 और 23 अगस्त की न्यूज है सारी। अब इसके बाद फिर आपको देंगे हम 23, 24, 25, 26 इसके आगे ना। तो 22, 23 आज हो जाएगा, तो 24, 25 फिर हम आपको कल करवा देंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान-3 मिशन के उपलक्ष्य में भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं और आने वाले समय जब पेपर आपका होगा, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी याद आएगी। ऑप्शन है गोविंद राजन पद्मनाभन, राधा कृष्ण महालक्ष्मी, आनंद रामकृष्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ इस तरीके के ए बी सी और डी। समझ में नहीं आया? कुछ ऐसे ऑप्शन ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंद राजन पद्मनाभन होगा। और इसको भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट रखेंगे। पहला अवार्ड मिला है क्योंकि जो हमारा मिशन चंद्रयान था वो 2023 में कामयाब हुआ, तो 2024 से पहली बार इन पुरस्कार की शुरुआत की गई। इन पुरस्कार की शुरुआत की गई, ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम ना। तो फर्स्ट टाइम पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? गोविंद राजन पद्मनाभन। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे जो इसका डिस्कशन है, ठीक है, वो देख लीजिए आप लोग। ये उसकी पूरी व्याख्या है, डीप में व्याख्या दे रखी है। अब जितना जरूरी उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, देश के 33 वैज्ञानिकों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। तो क्या सब नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ लिमिटेड ही पढ़ने हैं। एक तो पद्मनाभन जी को याद रखिए, वही आपके लिए बहुत है। बाकी हमने लिस्ट सबकी दे दी है, जैसा आपको लगे वैसा पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन के को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात क्लियर है यहां तक? फिर लिखा है ये भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार हो गया। जैसे डॉक्टरी का सर्वोच्च, ठीक है, ऐसे सेना का सर्वोच्च, ठीक, फिल्म का सर्वोच्च। इसके आगे क्या है? राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में, याद आया ये नाम चेंज हुआ है ना। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में राष्ट्रपति ने 13 विज्ञान श्री, 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किया है। जो विज्ञान पुरस्कारों के लिए पहला अलंकरण समारोह था, चंद्रयान-3 मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को, ठीक है, विज्ञान टीम का पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान टीम का पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब ये सारे नाम है। ये विज्ञान युवा शांति सम्मान कितने हैं? विज्ञान युवा शांति सम्मान और विज्ञान श्री, ठीक है, विज्ञान युवा शांति 18 है, ये ज्यादा है। और विज्ञान श्री कितने हैं? विज्ञान श्री की संख्या है यहां पर 13। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कितने हैं? ये है 18, ये इनकी संख्या 18 है। विज्ञान युवा शांति सम्मान 18 लोग हैं। अब जैसा भी आपको लगे पढ़ लीजिएगा, ना मन गए तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, जैसी सुविधा हो आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर इसमें और नाम आते हैं विज्ञान श्री पुरस्कार। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 13, ठीक है। और एक तो विज्ञान रत्न हो गया, एक टीम वाला हो गया। सब मिला के कुल कितने हो गए? 33। याद करिए, 13 + 18 + 1 + 1 = 33। ये ऐसी बात है ना। तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें सबके नाम बोलने क्या नीड है, आराम से आप देख लीजिए। ये आपको 13 नाम मिलेंगे।
अब आराम से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। क्योंकि ये सब फिर पढ़ने का बोलने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम उतना दे दे नहीं, कम समय में आपको चीजें ज्यादा मिल जाए, ये मेरा मोटो है ना। अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में हुई है, ठीक है। जॉर्डन क्या है, कंट्री है, अम्मान उसका जो है सिटी है, कैपिटल है। अम्मान में हुई। नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? नेहा सांगवान इंडियन है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, शायद कोई मेडल ही ना जीता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, ठीक है। ए बी सी क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल, नेहा सांगवान। अब हम नेहा सांगवान के अलावा 3 प्लेयर्स और हैं, चारों ने गोल्ड जीता है, और चारों का डिस्क्रिप्शन नीचे देखेंगे अभी आप सबके साथ, ठीक है। जैसा कि नोट बनाते हैं हम, अब इसमें हम सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। अम्मान, जोर्डान, कुश्ती में देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया। 4 भारतीय महिला पहलवान अदिति कुमारी, नेहा सांगवान, पुलकित और मानसी यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, पूछ सकते विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो ठीक है, जॉर्डन, अम्मान। अंडर 17 मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी प्लेयर्स होंगे उनकी एज 17 साल से नीचे होगी, जैसे अंडर 17, अंडर 19, ऐसा एक जो ऐसे गेम का नाम जो रखा गया उसका मतलब ही है कि एज का आधार है। नेहा सांगवान विनेश फोगाट के गांव से, अदिति कुमारी 43 केजी वर्ग में यूनान की मारिया लोइजा गिगिका को खिताबी मुकाबले में 7-1 से हराकर चैंपियन बनी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं किसको हराया गया है, तो सीधे सीधे आप पॉइंट यहां पर ये कैच कर लीजिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बात आप नोट कर लो जो हमने आपको बताई। एक नाम है नेहा सांगवान, दूसरा पुलकित, तीसरा और चौथा, सब की सब लड़कियां ही हैं, ठीक है। नेहा सांगवान 57 केजी में गोल्ड, पुलकित 65 केजी में गोल्ड, अदिति कुमारी 43 केजी में गोल्ड, मानसी लाठेर 73 केजी में गोल्ड, सबके सब गोल्ड जीता है। लड़कियों ने परचम लहरा दिया कहां? ठीक है, अम्मान में। तो ध्यान रखेंगे ये अंडर 17 और सबके सब चारों प्लेयर किससे हैं? चारों प्लेयर जो है वो रेसलिंग से हैं, रेसलिंग कुश्ती से, रेसलिंग कुश्ती से है ना, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चर्चा ज्यादातर नेहा सांगवान की ज्यादा है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका, टोमिको इटूका दुनिया की सबसे अधिक उम्र की इंसान बन गई। ये इनका एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ गिनीज बुक में। और इनकी उम्र क्या है आपको ये बताना है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाया था कि सबसे उम्रदराज महिला कौन है जो हमारे बीच नहीं रही, मर गई। उनकी एज थी 117, यानी 117 साल। अब हमारे पास ऑप्शन 114 है, 115 है, 116 कर देते हैं, 117 कर देते हैं। ए बी सी और डी ऐसा हो गया ना, ये ऑप्शन बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 वर्ष, ये हो गया। अब इनकी व्याख्या होगी, उसको जरूर देखेंगे, वो आपके काम की है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, क्या है व्याख्या। लिखा है कि जापान की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका दुनिया की सबसे अधिक उम्र की इंसान बन गई है। इटूका की उम्र 116 साल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्पेन की 117 वर्षीय मारिया ब्रायनास मोरेरा के नाम था। मारिया का भी हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद ये रिकॉर्ड इटूका के नाम हो गया, ठीक है, जो जापान की है। अब क्या लिखा है, 70 साल की होने के बाद भी इटूका पर्वत यानी पर्वतारोहण करती रही हैं। इटूका का जन्म 23 मई 1908 को पश्चिमी जापान के असिया शहर में हुआ था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक उम्रदराज महिला जो 117 एज की थी नहीं रही हमारे मध्य। दूसरी महिला एक और जापान की आ गई जिनका रिकॉर्ड अभी तक मेंटेन है, वो 116 साल सबसे बुजुर्ग महिला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने।
प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे, रघुनाथ सिंह, भृगुनाथ सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भृगुनाथ सिंह। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया ना, ये पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भृगुनाथ सिंह। फिर इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा है कि भृगुनाथ सिंह को राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया। भारत का ये पहला संस्थान है जहां हवाई अड्डा परिचालन से लेकर विमान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित संचालित पाठ्यक्रम को माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, याद आया कुछ आपको? फुर्सतगंज अमेठी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा पॉइंट यहां पर अगला? अगला है, अभी हाल ही में किस सरकार ने मुसलमानों के विवाह और तलाक का पंजीकरण विधेयक विधानसभा में पेश किया? ऐसा कौन सा राज्य है जो ये चाहता है कि उसके जो भी मैटर, मुस्लिमों के जो मैटर हैं, धार्मिक मैटर, उनका रजिस्ट्रेशन सरकार करे या कानून के लोग करें, मुस्लिम के तहत नहीं होगा? और आपके सामने ऑप्शन है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, असम है। ठीक है, आप सभी लोग इसको कमेंट के माध्यम ट्राई कर सकते हैं। राइट आंसर डी होगा, असम। अब इसकी समझेंगे व्याख्या क्या है। व्याख्या देख लीजिए। असम सरकार ने मुसलमानों के विवाह और तलाक का पंजीकरण विधेयक विधानसभा में पेश किया है, जिसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण करना जरूरी होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है, जो उस अधिनियम बिल में बोला गया है। मुख्यमंत्री आसाम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बिल में दो विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम शादी का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। पहला क्या है कि जो मुस्लिम शादियां हैं उनका पंजीकरण काजी नहीं करेगा, सरकार करेगी। दूसरा क्या है? बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा, यानी वो जो बच्चों के शादी ब्याह होते हैं वो मुस्लिमों के लिए क्या होंगे? इलीगल बन जाएंगे। ऐसा विधेयक कौन पेश कर रहा? आसाम की सरकार, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पॉइंट क्या आता है? अगला क्वेश्चन, आईफोन फोटोग्राफी अवार्ड्स के 17वें संस्करण में कुल 15 कैटेगरी के अंतर्गत फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। इसमें किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? ये पहली बार ऐसा वाकया आया है। अब उस लड़के ने फोटो वोटो कहीं खींच ली होगी और वो हाईलाइटेड हो गई, सम्मानित के लिए मौका मिल गया। तो इसमें भारतीय व्यक्ति है जिनको 3rd स्थान मिला है, उनके नाम देखते हैं। और ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके सामने, मानुष कलवारी, रघु राय, डब्बू रत्नानी और दयानिता सिंह। ये 4 नाम है, लेकिन चारों नाम फोटोग्राफर के ही हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर ए, मानुष कलवारी इज द राइट आंसर। अब इसकी पढ़ लेते हैं व्याख्या। व्याख्या पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, फिर कोई डाउट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आईफोन फोटोग्राफी अवार्ड्स के 17वें संस्करण में कुल 15 कैटेगरी के अंतर्गत फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित जो है मतलब किया गया था। पोर्ट्रेट कैटेगरी के अंतर्गत 140 देशों के फोटोग्राफर शामिल थे। ठीक, जर्मनी के आर्टेम कोलेग्नो की ग्रेस पहले स्थान पर चुनी गई, वहीं चीन के फोटोग्राफर एनहुआ नी की पिलग्रिम को दूसरा स्थान हासिल हुआ। मानुष कलवारी ने भारत में हिमाचल प्रदेश के बुरवा में आईफोन ऐसी से तस्वीर ली जिसे तीसरे स्थान पर रखा गया। यही एक विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट कभी कभार ऊटपटांग क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं। आजकल कुछ भरोसा है नहीं जीएस में क्या आ जाए क्या ना आ जाए, तो ज्यादा अच्छा है कि जहां तक कमांड बने, जहां तक संभाल सकते हो वहां तक अपना संघर्ष आप करते रहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ नए कानून बने हैं, उनसे कुछ संबंधित है। ठीक है, लिखा है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि कौन सी धारा सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगी, चाहे वो कैदी पहले के हो चाहे बाद के हो, चाहे 1 जुलाई 2024 से पहले का मामला हो चाहे अब का हो, वो सबके ऊपर एक समान लागू होगी। ठीक है, हालांकि वो 3 कानून जो आपने पढ़े होंगे या मैंने उसको पढ़ाया है, वो तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से अपने देश में लागू है।
अब इसमें कौन सी धारा है, सारे ऑप्शन बिल्कुल साइड से दे रखे हैं ऑर्डर में, अगर पता होगा तो ही दे पाओगे। इसका राइट आंसर है ए, धारा 479। व्याख्या पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप। व्याख्या लिखी है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 479 सभी विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। ये धारा विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित है कि कितने समय तक आप कैदी को जेल में रख सकते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, और महान्यायवादी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके अलावा भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। तो जो विद्यार्थी वीडियो देखेंगे वो एक बार कमेंट करेंगे कि भारत के महान्यायवादी कौन है और सॉलिसिटर जनरल कौन, इसको आप कमेंट करके आप बताइएगा। जो भी विद्यार्थी वीडियो देखेगा वो कमेंट तो कंफर्म करेगा कि प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दोनों कौन है भारत के, ठीक है। इसके बाद क्या है, गलत होगा तो मैं आंसर दूंगा ना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है अभी हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का चेन्नई में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ए साहित्य, बी समाज सेवा, सी सैनिक मामले, डी राजनेता। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सैनिक मामले, ठीक है। आप व्याख्या पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी जो डेथ पर्सनालिटी वो भी एग्जाम में आ जाती है, बहुत कम आती है लेकिन आती जरूर है। अभी एक पुलिस में आ गई थी। इसमें देखिए क्या है पॉइंट, लिखा है पूर्व सेना प्रमुख जनरल, ये आर्मी हेड रह चुके अपने देश में, सुंदर राजन पद्मनाभन का चेन्नई में निधन हो गया। जनरल पद्मनाभन को सैन्य हलकों में पैड़ी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 30 सितंबर 2000 से 31 सितंबर 2002 तक थल सेना अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। 5 सितंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ। जनरल पद्मनाभन को 15 कोर कमांडर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित किया गया है। ये सब थोड़े अवार्ड हल्के वाले हैं, जैसे मेजर अवार्ड देखेंगे तो मालूम चला शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, थोड़ा उनसे भी हल्के डाउन रहते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा हुआ नहीं तो कोई ना कोई सम्मान तो मिलना ही चाहिए। हमें लगता है आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा स्पीड हमारी फास्ट हो सकती है क्योंकि हम ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं आप सबके साथ, या यूं समझिए कि हम कम समय में चाहते चीजें आपको जल्दी ज्यादा मिल जाए, तो हम चाहते हैं इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। और बाकी जो अगली न्यूज है 24-25 वाली, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। जुड़ते रहिए और देखते रहिए और कमेंट द्वारा अपनी बात करते रहिए। लाइव सेशन भी कोशिश करेंगे रात करने का, थोड़ा टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच।